वेलकम बैक टू बैच जैन एजुकेशन एवरीवन। हम लोग ने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर्स देखा था। इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखने वाले। तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स होता क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है ओन्ड कैपिटल। अगर मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, मैं ये इक्विटी शेयर्स ये पर्सन को इशू कर रहा हूँ, तो ये पर्सन को जब मैं इशू कर रहा हूँ तो ये इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा मेरी कंपनी का। तो इसके पास क्या क्या राइट्स आएंगे, इसको क्या क्या मिलेगा, ये कंपनी में वोट कर सकता है, इसको प्रॉफिट क्या है, इसको रिटर्न में क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस आंसर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट कैपिटल। अब ये परमानेंट कैपिटल किस लिए, अभी मैं कंपनी हूँ, मेरे कंपनी का मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ इस शेयर होल्डर को, या मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है। तो अभी इसने जो मुझे कैपिटल प्रोवाइड किया, इसने जो मुझे पैसे दिए, अब ये पैसे मैं इसको कब वापस करूँगा, जब मेरी कंपनी बंद होगी। मतलब जब तक कंपनी अस्तित्व में है तब तक मैं ये पैसे उसको वापस नहीं देने वाला हूँ। उसे रिटर्न मिलने वाला है, पर क्या फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड फॉर्म में, जो एज ए डिक्लेयर होगा एज ए परसेंटेज ऑफ इस कैपिटल। अगर उसने मुझे 10 लाख दिया है, वो 10 लाख पे मैं 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो वो 10 लाख पे उसको 1 लाख रिटर्न मिलने वाला है। पर वो जो 10 लाख उसने प्रोवाइड किया है वो उसको कब मिलेगा, जब कंपनी बंद होगी। इसीलिए इसे परमानेंट कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। अभी हम लोग ने देखा इसको डिविडेंड मिलने वाला है। ये जो पर्सन है इसने मेरे कंपनी का शेयर्स लिया, ये शेयर होल्डर बन चुका, अब इसको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अब इसको डिविडेंड किस फॉर्म में मिलने वाला है, इसको फिक्स रेट में मिलेगा कि फ्लक्चुएटिंग में। तो आंसर है फ्लक्चुएटिंग रेट में। अभी फ्लक्चुएटिंग रेट मतलब इसका डिविडेंड जो है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा तो डिविडेंड का रेट भी ज़्यादा, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम तो डिविडेंड का रेट भी कम। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ किसी साल में, अगर मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी को 2024 में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो वो साल में मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है देने को। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स। अभी इनको राइट्स क्या मिलता है इक्विटी शेयर, अभी ये लोग रिस्क ले रहे हैं, ये लोग अपना कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनको वाइंडिंग अप के बाद मिलने वाला है। तो इनके पास राइट्स कौन से हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू वोट। अभी राइट टू वोट इन दी मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स आके अपना वोट कर सकते हैं। या तो खुद वोट कर सकते हैं या तो वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सी कौन है, प्रॉक्सी एक पर्सन है जो ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जाके सिर्फ वोट कर सकता है, वो कुछ और नहीं बोल सकता। मतलब जैसे वो किसी कंपनी में कुछ और नहीं बोल सकते ये डिसीजन गलत है, ये गलत है, उसे सिर्फ वोट करने का राइट है, वो होता है राइट टू वोट। अभी राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। अभी एक कंपनी के पास नेट प्रॉफिट आया है, कंपनी ने सारे एक्सपेंसेस भी पे कर दिए, टैक्स पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा है वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो इसीलिए उनके पास राइट टू शेयर इन प्रॉफिट है। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 10% का, और वो डिविडेंड पे करने के बाद भी कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो उस प्रॉफिट में से भी थोड़ा सा हिस्सा मांग सकते हैं। और फिर ये 2 राइट हो गया। अब थर्ड राइट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। अभी इंस्पेक्ट बुक्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ये चारों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। चारों को इंस्पेक्ट करके उनको क्या पता चलेगा कि कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी के ट्रांजैक्शंस क्या है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल तो ज़्यादा नहीं है, कंपनी ने लोन तो ज़्यादा नहीं ले रखा जिसकी वजह से कंपनी को बाद में पे करने में प्रॉब्लम हो सकती है या कंपनी बाइंड अप हो सकती है। ये सब चीज़ों से इक्विटी शेयर होल्डर अपना डिसीजन डिसाइड करता है कि उसे इस कंपनी में रहना है कि अपना कैपिटल लेके दूसरे कंपनी में जाना, या फिर मतलब अपना इक्विटी शेयर्स को बेच देना है किसी और को। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रेफरेंशियल राइट। अभी हम लोग ने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब जब कंपनी ने सारे नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, मेरी कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, और मैं वो नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ डिवेंचर होल्डर्स को, फिर लोन वाले जो लोग ने मेरे को लोन दिया है, बैंक ने मेरे को लोन दिया है, मैं वो लोग को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड पे करूँगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, इसीलिए वो प्रेफरेंशियल राइट होता है। और ये प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट है नो प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए भी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग पावर। अभी हमने देखा था कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स जाके वोट कर सकते हैं, तो इनके पास कंट्रोल है। किस चीज़ का कंट्रोल है, कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन का कंट्रोल है। मतलब ये लोग जाके या तो खुद जाके वोट कर सकते हैं या तो ये लोग प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं जो इनके बिहाफ में वोट करेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को शॉक एब्जॉर्बर्स भी कहते हैं।
शॉक एब्जॉर्बर, और इनको अल्टीमेट मास्टर्स भी कहते हैं कंपनी का। अल्टीमेट मास्टर्स इसीलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वो पर्सन है जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अभी डायरेक्टर्स क्या करता है, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट देखता है कंपनी का, कंपनी ने जो भी डिसीजन दिए, जो भी चीज़ें मैनेजमेंट में बोली है कि हम ये करने वाले, हम ये जगह पे इन्वेस्ट करने वाले, वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही कि नहीं, ये डायरेक्टर्स देता है। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए कंट्रोलिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। अभी रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स में सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा इसीलिए क्योंकि जब भी एक कंपनी फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद वो कंपनी जो भी इक्विटी शेयर्स का पैसा लेती है पर्सन्स लोग से, मतलब शेयर होल्डर से जो भी पैसा ले रही है, वो पैसा वो कब वापस करती है, जब कंपनी बंद होती है। और कंपनी बंद होना सर्टन नहीं है, वो 100 साल बाद भी बंद हो सकती है, 10 साल बाद भी बंद हो सकती है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क एब्जॉर्बर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिडुअल क्लेमेंट। अभी रेसिडुअल क्लेमेंट इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं इनको पैसा सबसे लास्ट में मिलता है। लास्ट में मिलता है मतलब जब भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी सबसे पहले क्रेडिटर्स को देगी, फिर उसके बाद कंपनी बैंक्स को देगी, मतलब बैंक से अगर लोन लिया रहेगा तो वो लोग को इंटरेस्ट देने का है या फिर उनका कैपिटल भी रीपे करना है वो करेगी। फिर डिबेंचर होल्डर्स को देगी, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद जो बचा कुचा रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल क्लेमेंट भी कहते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद किसी और को नहीं मिलने वाला, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो ही लास्ट क्लेमेंट है। लास्ट पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है गिरवी रखना। अभी हम कोई भी बैंक से भी लोन लेने जाते हैं तो हम बैंक के सामने कुछ गिरवी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं या कोई एसेट गिरवी रखते हैं, वैसे ही उसी को बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो लोग का पेमेंट उनको वाइंडिंग अप के टाइम मिलता है। अगर वाइंडिंग अप के टाइम कुछ बचा नहीं है तब भी उनके पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, मतलब कोई भी एसेट उनके अगेंस्ट गिरवी नहीं रहता कि अगर हम आपका पेमेंट नहीं दे पाए तो आप ये एसेट बेच के अपने पैसे वसूल कर सकते हो। इसीलिए ये पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये था इक्विटी शेयर्स का फीचर्स। अगर आपने ये 8 पॉइंट्स लिख दिए तो आपको इजीली 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।